इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे केपलर के जो प्लैनेटरी मोशन से रिलेटेड लॉ हैं उनके बारे में। तो केपलर साहब ने 3 ऐसे नियम दिए थे जो कि प्लैनेटरी मोशन से संबंधित हैं। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि स्पेस के अंदर जितने भी हमारे प्लैनेट हैं, चाहे आप मरकुरी, वीनस, मार्स से लेकर नेपच्यून तक की बात कर लें, तो ये जितने भी प्लैनेट हैं ये सन के अराउंड घूमते हैं। ये सूरज है, ये कोई भी प्लैनेट, तो ये इसके अराउंड ऐसे घूमता है। तो ये जो चीज़ है इसी को ही प्लैनेटरी मोशन कहा जाता है, क्योंकि प्लैनेट अपने स्टार यानी सन के अराउंड घूम रहा है, इस वजह से प्लैनेटरी मोशन नाम दिया गया है। तो केपलर ने 3 ऐसे नियम दिए थे जो कि प्लैनेटरी मोशन से संबंधित हैं। सबसे पहला जो नियम है कि द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एन एलिप्स। सबसे पहले तो ये कि ऑर्बिट क्या होता है। तो जब भी कोई भी प्लैनेट अपने सन के अराउंड ऐसे घूम रहा होता है तो जिस रास्ते को उसने फॉलो किया वो उसका ऑर्बिट होता है। जैसे अगर हम इस पूरे रीजन को डिटेल में देखें तो ये क्या है, ये वो रास्ता है जो कि प्लैनेट ने सन के अराउंड घूमते समय फॉलो किया है, तो इसे ही ऑर्बिट कहा जाता है। अब इस स्थिति में पहले नियम के हिसाब से जो ऑर्बिट है वो इलिप्स होना चाहिए। सबसे पहले इलिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि ये एक सर्कल है, ये आपका एक सर्कल है जिसका सेंटर कुछ यहाँ पे है। तो जिस तरीके से सर्कल के केस में सेंटर होता है कि आप इस पूरे सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लें, चाहे आप ये वाला पॉइंट ले लें, ये वाला ले लें, इधर ले लें, इधर ले लें, कहीं भी ले लें, हर एक पॉइंट से सेंटर के बीच की जो दूरी है वो बराबर होती है। अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ दूरी देख रहे हैं, अगर वो स्मॉल r है तो वही दूरी आपको इस पॉइंट से भी देखने को मिलेगी, वही दूरी आपको यहाँ से सेंटर के बीच भी देखने को मिलेगी, वही दूरी यहाँ से और इवन यहाँ से कहीं से भी देखने को मिलेगी। तो सर्कल को डिफाइंड ही कुछ इस तरीके से किया जाता है कि ऐसा फिगर, ऐसा 2D फिगर, 2D मतलब जिसे पेन पेपर पे बनाया जा सकता है, जिसे रियलाइज नहीं किया जा सकता, हाथ में नहीं पकड़ा जा सकता, तो ऐसा 2D फिगर जिसके ऊपर का कोई भी पॉइंट अगर आप लें तो उस फिगर के सेंटर से उस पॉइंट की बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। पॉइंट आप कहीं पे भी ले लीजिए, तो जो दूरी यहाँ है वही दूरी आपको यहाँ देखने को मिली। तो हर एक पॉइंट के ऊपर सेंटर से जो दूरी है वो कांस्टेंट रहेगी। तो जिस तरीके से सर्कल के केस में सेंटर होता है, तो अगर सर्कल को चपटा कर दें इस वाले फिगर से इस वाले फिगर तक हम कैसे पहुँचे, एक फोर्स आपने ऊपर लगाया, एक फोर्स नीचे लगाया, तो ऐसे ये अंडाकार बन गया, चपटा हो गया। तो ये एक ऐसा फिगर है जो भले ही चपटा हो लेकिन कहीं से भी डिस्टॉर्टेड नहीं है, गोल गोल जैसी ही फीलिंग आती है, ऐसे से पूरा ऐसे, लेकिन एग्जैक्टली गोल नहीं है। तो इसे ही एलिप्स कहा जाता है, यानी कि सर्कल का चपटा रूप। तो जिस तरीके से सर्कल के केस में सेंटर सी होता है, वैसे ही एलिप्स के केस में भी फोकस होता है। और चूंकि दो फोकस होते हैं इस वजह से फोकाई, फोकाई मतलब बहुवचन है फोकस का। एक फोकस आप यहाँ पे ले लें, एक यहाँ पे ले लें, ये F1 है, ये F2 है। अब बात ये आती है कि ये जो एलिप्स है इसे डिफाइंड किस तरीके से किया गया है। तो इस पूरे एलिप्स में आप कहीं पे भी कोई पॉइंट ले लें, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, इसकी दूरी आपने यहाँ से देखी, ये L1 है सपोज, और इसी पॉइंट की दूरी आपने यहाँ से देखी, ये लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, ये L2 है। तो L1 प्लस L2 ये कांस्टेंट होगा किसी भी पॉइंट के लिए। आपने पॉइंट अभी यहाँ देखा, आप वही पॉइंट यहाँ देख लीजिए, जब वो पॉइंट आप यहाँ देखेंगे तो उसकी यहाँ से दूरी L3, यहाँ से L4, तो जितना L1 प्लस L2 है उतना L3 प्लस L4 होगा। अगर आप वो पॉइंट यहाँ मानना चाहते हो
तो यहाँ से F1 के बीच में L5, ये F2 के बीच में L6। तो जितना L1 प्लस L2 है उतना ही L3 प्लस L4 है और उतना ही L5 प्लस L6 आपको देखने को मिलेगा। तो एलिप्स की डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा 2D फिगर जिसके ऊपर का कोई भी पॉइंट आप ले लो, उस पॉइंट से दोनों फोकस के बीच की जो दूरी होगी ना, उनको जोड़ के जो भी मिलेगा वो दूसरे पॉइंट के लिए भी उतना ही होगा, तीसरे पॉइंट के लिए भी उतना ही होगा और 100वें या 1000वें पॉइंट के लिए भी उतना ही होगा। जैसे इस पॉइंट पे आपने इन दोनों डिस्टेंस का सम देखा, यही सम आपको इस पॉइंट पे भी देखने को मिलेगा, यही सम आपको इस पॉइंट पे, यही सम आपको इस पॉइंट पे, कहीं पे भी देखने को मिलेगा। तो ये होता है एलिप्स को डिफाइन करने का तरीका। तो केपलर के पहले नियम में और कुछ नहीं, इसी बारे में बात की गई है कि जिस भी रास्ते को प्लैनेट फॉलो कर रहा है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय, वो एक एलिप्स होगा, और जो सन है जिसके अराउंड चक्कर काटा जा रहा है वो किसी ना किसी फोकस पे होगा। ये जैसे F1 था, ये F2 था, तो सन यहाँ या फिर यहाँ हो सकता है। अगर मान लो हमारी पृथ्वी इस तरीके से है, ये ऐसे पूरा घूम रही है, इस तरीके से पूरा ये घूम रही है, तो सन जो है या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है। अगर सन यहाँ है तो पृथ्वी ऐसे घूम रही है, तो सन यहाँ भी हो सकता है। तो कुल मिला के बात ये है कि पहले नियम में इतना बताया गया है कि अगर कोई भी प्लैनेट, यहाँ पे हमारे केस में अर्थ का एग्जाम्पल लिया हुआ था, तो कोई भी प्लैनेट अगर सूर्य के चारों ओर चक्कर काट रहा है तो जिस रास्ते को उसने फॉलो किया वो एलिप्स होगा, और उस चक्कर काटने की प्रक्रिया के दौरान जो सन है वो किसी ना किसी फोकस पे जरूर होगा। ये पहले नियम में बात की गई है। पहले नियम को समझने के बाद अब बात करते हैं दूसरे नियम के ऊपर। तो दूसरा जो लॉ है, दूसरे नियम में इतनी सी बात कही गई है कि लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, तो ये पहला फोकस, ये दूसरा फोकस। मान लो पृथ्वी यहाँ है और जो सन है वो यहाँ है, ठीक। तो लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सन, तो दोनों के सेंटर के बीच जो लाइन बनेगी वो कुछ इस तरीके से है। तो इस वक्त सन यहाँ है। अब 30 दिन जब बीतेंगे, चूंकि यहाँ से लेकर पूरा वापस यहाँ तक आने में एक चक्कर कंप्लीट होता है, और एक चक्कर कंप्लीट होने में समय कितना लगता है? 365 दिन और 6 घंटे, इतना ही समय तो लगता है, तभी तो एक साल पूरा होता है। तो अभी जो प्लैनेट है वो यहाँ पे है, 30 दिन बाद प्लैनेट कुछ यहाँ पे होगा, तो उस समय इस प्लैनेट और सन के बीच की जो लाइन है वो कुछ इतना एरिया कवर कर चुकी होगी। तो अगले 30 दिन के बाद 30 दिन यहाँ भी लग गए और प्लैनेट समथिंग यहाँ पे पहुँच गया, तो उस समय जो ये सन और प्लैनेट के बीच की लाइन है ये भी कुछ ये एरिया कवर करेगी। इस एरिया को हम A1 कह देते हैं, इसको A2 कह देते हैं। तो समय देखिए कितना लगा, यहाँ पे भी 30 दिन लगा, यहाँ पे भी 30 दिन लगा, तो बराबर समय में जो एरिया कवर होगा ना वो भी बराबर ही होगा। तो इस केस में A1 बराबर A2 हो जाएगा, जितना एरिया ये उतना एरिया ये, क्योंकि दोनों एरिया 30-30 दिन में ही कवर हुए हैं। तो दूसरे नियम में सिर्फ ये बात की गई है कि अगर हम प्लैनेट और सन के बीच में कोई लाइन बना दें तो उस लाइन की वजह से जो एरिया किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कवर हो रहा है, तो अगले उतने ही टाइम इंटरवल में आपको उतना एरिया ही कवर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ऐसे ही एक और 30 दिन बाद जो एरिया बनेगा ये वाला, वो भी उतना ही होगा। एक और 30 दिन बाद प्लैनेट यहाँ पे आएगा तो ये जो एरिया होगा ये भी उतना ही होगा। तो बराबर समय में बराबर एरिया कवर होगा किसके द्वारा? जो लाइन प्लैनेट और सन को कनेक्ट करती है उसके द्वारा, ठीक। तो ये है दूसरा नियम। तीसरे नियम में ये कहा जा रहा है द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन इज प्रोपोर्शनल टू द, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वैसे, स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड।
सबसे पहले चीज़ों को आराम आराम से समझते हैं। ये पहला फोकस F1, ये दूसरा फोकस F2। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि अगर प्लैनेट यहाँ पे है तो वापस इस तरीके से घूमते हुए जब वो यहीं पे वापस आएगा तो 365 दिन 6 घंटे बीत चुके होंगे। तो ये जो 365 दिन 6 घंटे हैं कि भाई एक प्लैनेट पूरा एक चक्कर काट लिया सूर्य का ऑर्बिटल पाथ में घूमते हुए, तो ये ऑर्बिटल पीरियड होगा, क्योंकि रास्ता वही फॉलो हुआ है जो कि प्लैनेट को फॉलो करना चाहिए था चक्कर लगाते हुए। तो ऑर्बिटल पीरियड यानी कि जितना समय लगा वो, तो ऑर्बिटल पीरियड मतलब पूरा एक चक्कर काटते समय प्लैनेट ने जितना समय लिया, सन के अराउंड चक्कर काटते समय प्लैनेट को जितना समय लगा वो ऑर्बिटल पीरियड होगा। इसको हम कैपिटल टी से डिनोट कर लेते हैं। और उसके अलावा आप ये भी जानते हैं, अगर सन यहाँ, इनफैक्ट प्लैनेट यहाँ पे है और सन यहाँ पे है, तो अभी इनके बीच की दूरी ये इतनी ज़्यादा है, लेकिन ये घूमते 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 कभी ना कभी तो प्लैनेट यहाँ पे भी आएगा, तो उस समय जो दोनों के बीच में दूरी होगी वो कम हो गई होगी। इसके बाद जब प्लैनेट यहाँ पे आएगा तो ये दूरी फिर से बढ़ते जाएगी। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि इस पूरे चक्कर को काटते समय प्लैनेट और सन के बीच में जो दूरी है कभी बढ़ेगी, कभी घटेगी, कभी बढ़ेगी, कभी घटेगी, एक समान नहीं रहेगी। इसीलिए मीन डिस्टेंस लिया जाता है, यानी इन 365 दिन 6 घंटे के समय में कभी दूरी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी कम, तो उनका अगर एवरेज ले लिया जाए, जिसे हम मीन डिस्टेंस कह रहे हैं, उसे हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये जो मीन डिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये नहीं इसका क्यूब। तो मीन डिस्टेंस r है तो उसका क्यूब होगा r क्यूब। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्क्वायर ऑफ इट्स टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड है t, तो इसका स्क्वायर होगा t स्क्वायर। तीसरे नियम में ये बात की गई है। तो आई होप अभी आपको तीनों नियम समझ में आ चुके होंगे। अब केपलर लॉ की एक लिमिटेशन ये भी है कि यहाँ पे कारण नहीं बताया गया है। कारण इन द सेंस कि ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे अगर कोई प्लैनेट है, फोकस में सन है, तो ये चक्कर लग क्यों रहा है, चक्कर लगाते समय क्या क्या चीज़ें होती हैं ये तो हमें केपलर लॉ से पता चलती है, लेकिन चक्कर लग क्यों रहा है इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। चक्कर लग क्यों रहा है इस बारे में जानकारी किसने दी थी? न्यूटन ने, अपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के थ्रू। तो ये चक्कर लगता क्यों है ये हमें न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से पता चलता है, और चक्कर लगते समय क्या क्या चीज़ें होती हैं ये हमें केपलर लॉ से पता चलता है। न्यूटन ने हमें क्या बताया कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम करता है कि ये जो हमारी अर्थ है इसका मास अगर स्मॉल m है, ये सन है इसका मास कैपिटल M है, और ये उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो d है। तो न्यूटन ने ये बोला था कि दोनों के बीच फोर्स लगेगा जो एक दूसरे की तरफ होगा, यानी ये दोनों पृथ्वी और सूरज एक दूसरे को खींचने की कोशिश करेंगे। तो उस फोर्स को कैपिटल F से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि लिखा जाता है, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है कैपिटल G इंटू प्रोडक्ट ऑफ मास, पहला मास इंटू दूसरा मास, बटे में स्क्वायर होगा उनके डिस्टेंस का d स्क्वायर। ऐसा माना जाता है कि जब न्यूटन ने इस बात का पता लगाने की कोशिश की कि ये चक्कर लगता क्यों है, तब इन्होंने केपलर के तीसरे नियम की सहायता ली थी। यानी केपलर अपना नियम पहले दे चुके थे, न्यूटन अपने नियम के साथ बाद में आए थे। ये जो कैपिटल G है, जो स्मॉल g है, दोनों के बीच में डिफरेंस याद रखना इंपॉर्टेंट है, जो कि हम यहाँ कवर नहीं करेंगे। साथ में कैपिटल G के जो आविष्कारक हैं वो हेनरी कैवेंडिश हैं।